हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिकोडिंग एनसीईआरटी में। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 जो एसएसटी का सिलेबस है उसको कवर कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत कर चुके हैं। ऑलरेडी उसके ऊपर तीन वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी है। दिस इज़ गोइंग टू बी द वीडियो नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो चैप्टर नंबर चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है, ठीक है, वो पढ़ रहे थे हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले 3 क्लासों में हम लोगों ने जो भी पढ़ा, लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि 1799 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर फ्रांस में क्या आ चुकी है, फिर से मोनार्की आ चुकी है। क्या हो चुकी है? फिर से मोनार्की आ चुकी है। और मोनार्की के साथ हमको देखने को मिलता है कि जो पावर है वो पावर अब किसके हाथ में है? नेपोलियन के हाथ में। किसके हाथ में है? नेपोलियन के हाथ में। लेकिन जो नेपोलियन है ना, नेपोलियन क्या करता है? कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या है? सबसे पहले कुछ ना कुछ पॉलिटिकल चेंजेस करता है। हम लोगों ने पढ़ा कि नेपोलियन जब पावर में आता है, पावर में आने के बाद वो प्रिविलेजेस जो होते हैं, ठीक है, जो भी प्रिविलेजेस होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। दूसरी चीज़ नेपोलियन क्या करता है? इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इक्वलिटी प्रोवाइड करता है अमंग्स द पीपल। तीसरी चीज़ राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करता है? राइट टू प्रॉपर्टी देता है। इन तीनों को नेपोलियन क्या नाम देता है? सिविल कोड का नाम देता है। क्या नाम देता है? सिविल कोड का नाम देता है। और ये सिविल कोड कब लाया जाता है? 1804 के अंदर लाया जाता है। नेपोलियन फ्रांस के अलावा जितने भी जो पार्ट थे जहाँ पर वो कॉन्कर करता है, जहाँ पर वो जीतता है, जिन भी इलाकों को वो जीतता है, तो वहाँ पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने की वो कोशिश करता है और करता भी है। ठीक है, कोशिश क्या करता है? वो करता ही है। आई बात समझ में? उसके अलावा क्या काम करता है? वेट और मेजर सिस्टम को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये वेट और मेजर सिस्टम क्या होता है मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को जाकर देखो, देन आप इस वीडियो पर आना। ओके, उसके अलावा करेंसी को यूनिफॉर्म करने की कोशिश करता है। करेंसी को यूनिफॉर्म करेगा, सर्फडम को ख़त्म कर देगा। किसको अबॉलिश कर देगा? सर्फडम को अबॉलिश कर देगा। और साथ के साथ ही जितने भी ड्यूज थे ना, जितने भी कर्जे थे, उन कर्जों को भी माफ़ कर देता है। जितने भी कर्जे जो होते हैं उन कर्जों को भी क्या कर देता है? माफ़ कर देता है। किन के कर्जे? पीजेंट्स के। किन के कर्जे? पीजेंट्स के। ठीक है, उसके बाद और क्या काम करता है? फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर देता है। क्या कर देता है? फ्यूडल सिस्टम जो है, उस फ्यूडल सिस्टम को भी अबॉलिश करने की कोशिश करता है। देन अपन ने देखा कि ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं, जितने भी जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं नेपोलियन के द्वारा किए जाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है स्मॉल बिजनेसमैन को। किसको होता है? स्मॉल बिजनेस मैन को होता है। ठीक है, पीजेंट्स को होता है। जितने भी आर्टिसंस हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा अपन को देखने को मिलता है। तो ये लोग काफ़ी खुश होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन जो इनका शुरुआती एंथुजियाज़म था, शुरुआती जो जोश था ना, वो जोश किस में बदल जाता है? हॉस्टिलिटी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? हॉस्टिलिटी में बदल जाता है। हॉस्टिलिटी में किस तरीके से बदलेगा? क्योंकि बाद में जाकर जब नेपोलियन पूरे यूरोप को कॉन्कर करने की कोशिश करेगा, तो वो वॉर्स लड़ेगा। क्या लड़ेगा? वॉर्स लड़ने की कोशिश करेगा, वॉर्स लड़ेगा। जब नेपोलियन को वॉर में जाना है तो नेपोलियन को पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए। किसके लिए? एक्सपेंडिचर के लिए। या फिर मैं इसको बोलूँ कि वॉर एक्सपेंडिचर के लिए। तो वॉर एक्सपेंडिचर के लिए जो खर्चा होगा उसका पैसा वो कहाँ से लेकर आएगा? वो क्या करेगा? टैक्स बढ़ा देगा। क्या करेगा? टैक्स बढ़ा देगा। दूसरा काम वो क्या करेगा? फोर्स्ड
कंस्क्रिप्शंस या फिर फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है, फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मी, इनटू फ्रेंच आर्मी। तो फ्रेंच आर्मी के अंदर वो ज़बरदस्ती भर्ती करवाएगा, करवाएगा कि नहीं करवाएगा, बिल्कुल करवाएगा। तो शुरुआती जो जोश था, जो लोगों को मदद मिली थी, ठीक है, जो लोगों के बदलाव हुए थे, तो पीजेंट्स लोग और आर्टिसंस लोगों को काफ़ी ज़्यादा शुरुआती में अपन को खुशी देखने को मिलती है। लेकिन ये जो इनकी जो खुशी है ना, ये खुशी बाद में किससे बदल जाती है, हॉस्टिलिटी में बदल जाती है। किससे बदल जाती है, हॉस्टिलिटी में बदल जाती है, ठीक है। क्यों बदल जाती है, उसका कारण हम लोग समझ चुके हैं, लास्ट क्लास के अंदर अपन इतना पढ़ चुके थे, ठीक है। अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं, टॉपिक नंबर 2। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर किस चीज़ का बनना, राष्ट्रवाद का बनना, किस चीज़ का बनना, राष्ट्रवाद का बनना। अब ये सेकंड टॉपिक के साइड में ही आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है, ये डेट्स आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। ये डेट्स आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। किस तरीके से, जैसे 1970 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर नेपोलियन क्या कर रहा था, इटली के अंदर लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है, और अपनी वॉर्स को बिगिन करना शुरू कर दिया था। 1815 के अंदर अपन को देखने को मिला कि द फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन हार जाता है, नेपोलियन क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। 1821 के अंदर अपन को देखने को मिला कि जो ग्रीक स्ट्रगल है वो अपने आज़ादी के लिए शुरू हो जाता है, मतलब ग्रीस के अंदर, कहाँ पर, ग्रीस के अंदर जो इंडिपेंडेंस वॉर है, इंडिपेंडेंस के लिए जो रेवोल्यूशन है, जो स्ट्रगल है उनका, वो शुरू हो जाता है। फाइनली 1832 में जाकर, 1832 में जाकर जो ग्रीस है ना, वो ग्रीस भी अपने आप को एक नेशन स्टेट बना लेगा। क्या बना लेगा, एक नेशन स्टेट बना लेगा। कैसा नेशन स्टेट बनाएगा, इंडिपेंडेंट। कैसा बनाएगा, इंडिपेंडेंट। समझ गए इतना। देन 1848 के अंदर यूरोप के अंदर कई रेवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। 1859 से लेकर 70 तक हमको इटली का यूनिफिकेशन देखने को मिलता है। 71 में जाकर अपन को जर्मन का यूनिफिकेशन देखने को मिलता है। आई बात समझ में। तो ये कुछ डेट्स हैं, ये आप लोग याद करना, ठीक है, ये थोड़े इम्पोर्टेंट्स हैं। चलो अपन टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लिखा हुआ क्या है। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट एज वी नो देम टुडे। अगर आप आज का यूरोप का मैप देखोगे और मिड 18th सेंचुरी का अगर आप मैप देखोगे तो आपको बहुत सारे स्टेट दिखेंगे नहीं जो आज हैं। जैसे आपको जर्मनी नहीं दिखेगा, जैसे कि ये वाला मैप देखो, ठीक है। इस मैप के अंदर आपको कहीं पर जर्मनी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। आपको यहाँ पर ऑस्ट्रियन एम्पायर दिख रहा है, हंगरी दिख रहा है, ठीक है, पोलैंड दिख रहा है, आप लोगों को प्रूसिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, डेनमार्क हो गया, ये नीचे स्मॉल स्टेट्स, किंगडम ऑफ टू सिसिलियस, सार्डिनिया, पिडमोंट, ठीक है। ये वाले जो इलाके हैं ये इटली का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, ये क्या हुआ करता था, पूरा इटली हुआ करता था। तो अभी यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं है, यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी रीजन्स हैं ना, ये जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी इलाके हैं, वो किसी न किसी एम्पायर के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं, किसी न किसी एम्पायर के अंडर में आते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या वही बात लिखी हुई है कि अगर आप मिड 18th सेंचुरी का मैप देखोगे तो यूरोप उस टाइम पर कहीं पर भी नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है। वॉट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, ठीक है। तो जो आज के टाइम का जो जर्मनी है, ठीक है, वो जर्मनी पहले किस में डिवाइड हुआ करता था, किंगडम्स के अंदर। पहले अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे पूरे जर्मन रीजन के अंदर, ठीक है। अरे भाई 39 स्टेट्स थे ना, कितने स्टेट्स थे, 39 स्टेट्स थे। तो ये स्टेट किसी न किसी के अंडर में आया करते थे, ये स्टेट्स किसी न किसी किंगडम के अंडर में, याद रखना, किसी न किसी किंगडम के अंडर में आया करते थे। डचीज एंड कैनन्स हु रूल्स हेड देयर ऑटोनोमियस टेरिटरीज। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, ठीक है। जितना भी ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का जितना भी पार्ट था, जैसे जर्मन वाला हिस्सा हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा था ये पूरा ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंतर्गत आया करता था। विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझने वाली है, वापस से एनसीईआरटी की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी कि डाइवर्स पीपल एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, जितने भी, अब समझना डाइवर्स पीपल्स का मतलब क्या है।
डाइवर्स पीपल का मतलब क्या है, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के जो लोग हैं ना, ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट कल्चर हो गया, डिफरेंट लैंग्वेज हो गया, डिफरेंट कस्टम्स हो गए, तौर तरीके, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन हो गया, डिफरेंट एथिनिसिटी हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, कस्टम, लैंग्वेज, कल्चर के जो लोग हैं ना, ये डाइवर्स पीपल हैं। डाइवर्स मतलब एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग हैं। ये लोग क्या है कि एक साथ रह रहे हैं, दे आर लिविंग यूनाइटेड। हाउ? ये अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के लोग एक साथ कैसे रह रहे हैं? बिकॉज ऑफ बिग एम्पायर्स। किसकी वजह से? बिग एम्पायर्स की वजह से, बिग रूलर्स की वजह से। फॉर एन एग्जाम्पल समझो कि जैसे कि ये पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा क्या है, ऑस्ट्रियन एम्पायर है। क्या है? ऑस्ट्रियन एम्पायर है। क्या है भाई? ऑस्ट्रियन एम्पायर है। अब इस ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर थोड़ा बहुत जो हिस्सा है, जैसे मानो कि ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जर्मन रीजन है। कौन सा रीजन है? जर्मन रीजन है। इधर वाला हिस्सा अपन को हंगरी रीजन दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? हंगरी रीजन दिख जाएगा। नीचे वाला जो ऑस्ट्रियन एम्पायर का कुछ हिस्सा है, यहाँ पर अपन को इटालियन लोग दिख जाएंगे। कौन दिख जाएंगे? इटालियंस दिख जाएंगे। इधर वाले हिस्से में अपन को फ्रेंच बोलने वाले लोग दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये जर्मन लोग भी किसका हिस्सा है? ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा है। ठीक है, इटालियंस कुछ, देखो सारे के सारे नहीं, सिर्फ कुछ हिस्सा। जैसे इटली का मैं आपको बताऊं, इटली का जो लोम्बार्डी और वेनेशिया वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये जो दो स्टेट्स थे अलग अलग, लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये किसके अंतर्गत आया करते थे? ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंतर्गत आया करते थे। समझ रहे हो इस बात को? तो एक ही एम्पायर के अंदर, एक ही बड़े साम्राज्य के अंदर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के लोग, ठीक है, जैसे जर्मन है तो जर्मनी के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे? जर्मन लैंग्वेज बोलेंगे। इटालियन लोग हैं, इटालियन लोग अपनी इटली वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। आए बात समझ में? फ्रांस के लोग हैं, ये अपनी फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, इनका कल्चर भी अलग है, इनके कस्टम्स भी अलग है, इनके पहनावा भी अलग है। आई बात समझ में? इनका पहनावा भी अलग है, इनके रिलीजन भी अलग है। तो ये डिफरेंट जो डाइवर्स ग्रुप है ना, ये डाइवर्स लोग एक साथ रह रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? ये डाइवर्स लोग क्या हो रहे हैं? एक साथ रह रहे हैं। एक सेकेंड, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये जो डाइवर्स ग्रुप के लोग हैं ना, ये डाइवर्स ग्रुप के लोग अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इनका पहनावा है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग एथिनिसिटी है, लेकिन ये सब लोग यूनाइटेड एक बिग एम्पायर के अंतर्गत रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको बाइंड कौन कर रहा है? इनको जोड़कर कौन रख रहा है? वो रूलर। ठीक है, कौन रख रहा है? रूलर। आई बात समझ में? तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक सेकेंड। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages, belonged to a different ethnic group. इनकी अलग अलग जातियाँ हुआ करती थी और अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक है, अलग अलग जातियाँ होती थी और अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे, लेकिन ये लोग फिर भी एक ही टेरिटरीज के अंदर रहते थे। फिर भी क्या करते थे? एक ही टेरिटरीज के अंतर्गत ये लोग रहा करते थे। द हेब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पेचवर्क इन द मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. It includes the Alpine region of Tyrol, Austria and Sudetenland, as well as the Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. ठीक है, It also includes the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. वही मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो हेब्सबर्ग एम्पायर है ना, अरे हेब्सबर्ग एम्पायर कहाँ पर रूल कर रहा है? ऑस्ट्रिया पर। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का जो रीजन है, ऑस्ट्रिया के रीजन में कौन सा एम्पायर रूल कर रहा है? हेब्सबर्ग। अब हेब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, तो इसके अंदर जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं। इसके अंदर क्या है? जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। इसके अंदर इटालियन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग और अलग अलग जाति के लोग, ये सब लोग एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये सब एक बहुत ही बड़े एम्पायर का हिस्सा है। ये सब किसका हिस्सा है? एक बहुत ही बड़े एम्पायर का ये लोग हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है,
इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मेयर वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट। ठीक है, हंगरी का जो हिस्सा है ऑस्ट्रिया के अंडर में आया करता था। ठीक है, हेब्सबर्ग एम्पायर के अंतर्गत में आया करता था। तो हंगरी वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आधी पॉपुलेशन तो मेयर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही है और बाकी बची हुई आधी आधी पॉपुलेशन कोई दूसरी ही लैंग्वेज बोल रही है। इन गलेशिया, गलेशिया मतलब ठीक है पोलैंड वाला हिस्सा, वहाँ पर लोग पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, बिसाइड these three dominant groups there also lived within the boundaries of the empire a mass subject peasants people, Bohemians in the Slovaks to the north, Slovenes to the Carniola, Croats to the south and Romans to the east. In Transylvania such difference did not easily promoted a sense of political unity। कि भाई अलग अलग रीजन में रहने वाले लोग, ठीक है, इनकी पहचान भी अलग अलग थी। ठीक है, इनके कस्टम्स अलग अलग थे, इनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हुआ करती थी। आई बात समझ में? तो फिर भी ये लोग एक साथ रहा करते थे। द ओनली टाई बाइंडिंग दिस डाइवर्स ग्रुप, टाई बाइंडिंग का मतलब कि इन सब लोगों को बांध कर कौन रख रहा है, इन सब लोगों को बांध कर कौन रख रहा है। ठीक है, टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर। ठीक है, क्या हो रहा है कि जो सम्राट है ना, जो सम्राट है, ठीक है, मैंने आपको वही बात बताई कि जैसे ये पूरा जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है ना, इस ऑस्ट्रियन एम्पायर में जो भी राजा राज कर रहा है, जो भी एम्परर है, ठीक है, उस एम्परर की वजह से ही ये जितने भी डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट लैंग्वेज के जो लोग हैं ना, ये लोग एक साथ रह रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। आई बात समझ में? फिर देखो आगे क्या होता है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ अ नेशन स्टेट इमर्ज। ठीक है, तो फिर किस तरीके से नेशनलिज्म, भाई जब ये सब लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, सब लोग एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो इनके अंदर नेशनलिज्म किस तरीके से जागता है और नेशन स्टेट इमर्ज करने का आइडिया कहाँ से आता है। फॉर एन एग्जांपल जैसे कि ऑस्ट्रिया है, जैसे कि क्या है, ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया के अंतर्गत अपन को जर्मनी भी देखने को मिल जाएगा, अपन को जर्मनी देखने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रिया के अंतर्गत अपन को इटली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर ही अपन को फ्रांस का कुछ हिस्सा देखने को मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो जर्मन के लोग भी रह रहे हैं, इटली के लोग भी रह रहे हैं, फ्रांस के लोग भी रह रहे हैं। ठीक है, हंगरी, ठीक है, हंगरी रीजन के लोग भी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ही रह रहे हैं। तो इन सब जो डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप है ना, इन डाइवर्स ग्रुप लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आता है, इन डाइवर्स लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आता है और इनको किस तरीके से आइडिया आता है कि हम लोग अब ऑस्ट्रिया के अंतर्गत नहीं रहेंगे, हम लोग ऑस्ट्रिया से अपना नाता तोड़ देंगे और हम अपने आप को एक नेशन स्टेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक नेशन स्टेट बना लेंगे। कैसा नेशन स्टेट? इंडिपेंडेंट। कैसा स्टेट? इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो? तो ये नेशनलिज्म कैसे आता है, यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि हाउ डिड नेशनलिज्म इमर्ज। ठीक है, टॉपिक का नाम ही क्या है, टॉपिक का नाम ही तो यही है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे टॉपिक नंबर 2.1 में। कहाँ पर? टॉपिक नंबर 2.1 में। आई बात समझ में? एक सेकेंड, ठीक है, आया इतना समझ में? तो हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये जो नेशनलिज्म है, ये नेशनलिज्म जागता है यूरोप के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करते हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, एक नई क्लास उभर कर आती है। ठीक है, एक कौन सी क्लास उभर कर आती है? नई क्लास। वो नई क्लास कौन सी है? न्यू मिडिल क्लास है। इन्हीं लोगों को अपन क्या बोलेंगे? लिबरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिबरल बोलेंगे। ठीक है, समझते हैं। सोशली एंड पोलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सोशली, सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। ठीक है, तो जो डोमिनेट करने वाली क्लास है ना, वो कौन सी है? एरिस्टोक्रेसी है। वो कौन सी है? एरिस्टोक्रेसी। अरे भाई अपन 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से समझ लो कि सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर है आपका मोनार्क। ठीक है, उसके बाद आ जाती है
एरिस्टोक्रेसी कौन आ जाती है? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब रईस लोग, बड़े बड़े ज़मींदार लोग। ये कौन है? बड़े बड़े ज़मींदार लोग हैं जिनकी काफ़ी पहुंच हुआ करती थी, काफ़ी बड़े रईस लोग हुआ करते थे। और सबसे नीचे पायदान पर कौन आ जाएंगे? गरीब लोग आ जाएंगे, पीजेंट्स आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? पीजेंट्स आ जाएंगे, आर्टिसंस आ जाएंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो वो डोमिनेंट क्लास कौन हुआ करती थी? कॉन्टिनेंट कौन से? यूरोप के अंदर, चाहे वो सोशली हो चाहे पॉलिटिकली हो, एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? एरिस्टोक्रेसी। फिर क्या होता है? ठीक है, फिर क्या बदलाव होता है? द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ डेट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। दे ओन एस्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। ठीक है भाई, इन ये जितने भी एरिस्टोक्रेट थे ना, जितने भी पूरे यूरोप के अंदर, हर एक किंगडम के अंदर जितने भी एरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे, इन सभी लोगों के जीवन जीने का तरीका एक जैसा हुआ करता था। ठीक है, एक जैसा हुआ करता था। रईसों की ज़िंदगी जिया करते थे ये लोग। इन लोगों के पास बड़े बड़े एस्टेट हुआ करते थे, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी संपदा हुआ करती थी। ठीक है, कई एक एक एरिस्टोक्रेट के पास 100 गांव हुआ करते थे। इतनी बड़ी बड़ी इनके पास जायदाद हुआ करती थी। आई बात समझ में? दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। ये लोग फ्रांस के अंदर फ्रेंच लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते थे। देयर फैमिलीज वर ओपन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। ठीक है, ये लोग आपस में ही एक दूसरे से संबंध बनाया करते थे, शादी का। ठीक है, आपस में दो एरिस्टोक्रेट थे, उन लोगों ने आपस में ही एक दूसरे से शादी का संबंध बना लिया। इस तरीके से ये लोग बंधे रहा करते थे एक दूसरे से। समझ रहे हो इस चीज़ को? दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, जितने अमीर लोग, हमेशा आप देख लो किसी भी देश के अंदर अमीर लोग जो होंगे ना, उनकी जनसंख्या कम होगी। ठीक है, और जो गरीब लोग होंगे उनकी जनसंख्या हमेशा ज़्यादा होगी। तो जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी ना, ये एरिस्टोक्रेसी न्यूमेरिकली बहुत ही स्मॉल ग्रुप हुआ करता था। ठीक है, जैसे 1000 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 ही एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे। आई बात समझ में? द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग कौन थे? किसान थे। ज़्यादातर लोग कौन थे? किसान थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। टेनेंट्स कौन होते हैं? किराएदार होते हैं। टेनेंट्स का मतलब कौन होता है? किराएदार। जैसे एक ज़मीन है, तो एरिस्टोक्रेसी के पास बहुत सारी ज़मीनें हुआ करती थी। तो एरिस्टोक्रेट क्या क्या करते थे? किसानों को किराए पर ज़मीन दिया करते थे। अरे भाई, अभी भी तो होता है ये सिस्टम, पट्टे पर ज़मीन लेना। क्या बोलते हैं अपन उसको? लीज्ड लैंड। क्या बोलते हैं? लीज्ड लैंड बोलते हैं। ठीक है, पट्टे पर ज़मीन लेना, किराए पर ज़मीन लेना। तो उस टाइम पर भी ये जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट थे ना, ये लोग किसानों को किराए पर ज़मीन दिया करते थे। ठीक है, और उनसे भारी किराया लिया करते थे। उनसे एक तो क्या ले लेंगे ये लोग? किराया भी ले लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा उनसे टैक्स भी ले लेंगे। आ रही है बात समझ में? While the eastern and the central Europe, the pattern of the land holding was characterized by vast estate which were cultivated by the serf. सर्फ का मतलब क्या होता है? गुलाम। ठीक है, सर्फ का मतलब क्या होता है? गुलाम। गुलाम कौन थे? वही पीजेंट लोग थे। गुलाम कौन थे? वही पीजेंट लोग थे। आई बात समझ में? ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आई है, यहाँ पर एक चीज़ आई है, न्यू मिडिल क्लास। क्या चीज़ आई है? न्यू मिडिल क्लास। अब ये न्यू मिडिल क्लास क्या होती है, मैं तुमको ब्लैंक पेज पर ले जाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि ये जो न्यू मिडिल क्लास है ना भाई, इसका चक्कर क्या है? ठीक है, ये जो न्यू मिडिल क्लास है, इसका चक्कर क्या है? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूरोप के अंदर जो है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यूरोप के अंदर जो है सिर्फ क्या सिस्टम हुआ करता था? 3 स्टेट हुआ करते थे। कितने स्टेट हुआ करते थे? 3। स्टेट 1 जहाँ पर आपको क्लर्जी क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सबसे ऊपर मोनार्क हो जाएगा, राजा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्लर्जी क्लास देखने को मिल जाएगी। फिर स्टेट 2 के अंदर आपको नोबिलिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास ज़मीनें हुआ करती थी, एरिस्टोक्रेट। क्या बोलेंगे इनको अपन? एरिस्टोक्रेट बोलेंगे। फिर तीसरे पायदान पर सबसे नीचे आपको कौन दिखेंगे? पीजेंट्स दिखेंगे, आर्टिसंस दिखेंगे, स्मॉल बिजनेसमैन लोग दिख जाएंगे। ये लोग कौन हुआ करते थे? ये लोग टैक्स पेयर हुआ करते थे। इन लोगों से ही टैक्स लिया जाता था, इन लोगों से किराया भाड़ा लिया जाता था, इन्हीं लोगों से गुलामी करवाई जाती थी। यही लोग सर्फ्स हुआ करते थे। आई बात समझ में? तो सिर्फ यही क्लासेस हुआ करती थी, क्लर्जी क्लास हुआ करती थी, नोबिलिटी क्लास हुआ करती थी। ये न्यू मिडिल क्लास कहाँ से आ गई? देखिए, ये मिडिल क्लास के लोग कहाँ से आए? इन लोगों का आगमन यूरोप में कहाँ से हुआ? कहाँ से पैदा हुए भाई ये लोग?
ठीक है, समझ रहे हो? तो उसी को समझने की कोशिश करना। ये जो न्यू मिडिल क्लास है ना, ये लिंक होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। किससे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। अब ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक आप लोग इस टॉपिक को समझोगे नहीं, आप लोग लिबरल रेवोल्यूशन को समझ ही नहीं पाओगे, आने वाले टॉपिक्स को नहीं समझ पाओगे। अब समझना कि न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस कैसे होता है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, ठीक है? यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ डिड न्यू मिडिल क्लास इमर्ज इन यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर न्यू मिडिल क्लास का इमरजेंस कैसा होता है, किस तरीके से ये लोग उभर कर आते हैं। कौन उभर कर आते हैं? न्यू मिडिल क्लास के लोग। किस तरीके से आते हैं समझो। आप इसको जोड़ो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। किससे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। 1760s का जो टाइम पीरियड था ना, इस टाइम पीरियड के बाद अपन को इंग्लैंड के अंदर, कहाँ पर? इंग्लैंड के अंदर अपन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। और धीरे धीरे कर ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप के अंदर फैलता है। कहाँ पर फैलता है? पूरे यूरोप के अंदर फैलता है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? ठीक है, तो रेवोल्यूशन के दो मतलब होते हैं। रेवोल्यूशन के दो मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है क्रांति करना। ठीक है, जो अपन ने देखा, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जैसे रशियन रेवोल्यूशन हुआ, हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी 9th क्लास के अंदर। एक और रेवोल्यूशन से अपन मतलब निकाल सकते हैं बदलाव। ठीक है, क्या मतलब निकाल सकते हैं? बदलाव। ठीक है, रेवोल्यूशन होने से क्या बदलाव हुए वो समझो। कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या बदलाव हुए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बदलाव हुए कि फैक्ट्रीज आ गई। क्या आ गई? फैक्ट्रीज आ गई, कारखाने बन गए, बड़े बड़े क्या बन गए? कारखाने बन गए। ठीक है, अब कारखाने बनने से और न्यू मिडिल क्लास के आने से क्या संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। क्या संबंध है? डायरेक्ट संबंध है। कैसे संबंध है समझना, अच्छे से समझना। पहले क्या हो रहा था? ठीक है, दो फेज है। कितने फेज है? दो फेज। दो फेज में पहले फेज में क्या हो रहा था कि जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन हो रहा था हाउसेस के अंदर। कहाँ पर हो रहा था? हाउसेस के अंदर हो रहा था, घरों के अंदर हो रहा था। सेकंड फेज के अंदर क्या हो गया? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, तो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कहाँ होने लग गया? फैक्ट्रीज में होने लग गया। कहाँ होने लग गया? फैक्ट्रीज में होने लग गया। अब इसमें बदलाव क्या आया कि पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे। इन छोटे छोटे घरों के अंदर क्या होता था? प्रोडक्शन होता था किसी भी चीज़ का, चाहे वो क्लॉथ का प्रोडक्शन हो, चाहे वो मेटल्स का प्रोडक्शन हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो। वो पहले कहाँ पर हुआ करता था? छोटे छोटे घरों में हुआ करता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन कपड़ों का। जैसे किसका एग्जाम्पल लेते हैं? कपड़ों का। डू यू नो कि हाउ अ क्लॉथ इज मेड? एक कपड़ा किस तरीके से बनता है आपको पता है? ठीक है, कितने प्रोसेस होते हैं, कितने प्रोसेस होते हैं एक कपड़ा बनाने के। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक कॉटन होगा। क्या होगा? कॉटन। कॉटन से ये लोग क्या करेंगे? कॉटन से ये लोग स्पिनिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्पिनिंग करेंगे। स्पिनिंग करके ये लोग क्या बनाएंगे? थ्रेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? थ्रेड बनाएंगे। फिर थ्रेड की ये लोग क्या करेंगे? वीविंग करेंगे। थ्रेड की ये लोग क्या करेंगे? वीविंग करेंगे। मतलब पहले क्या करा, जो कॉटन होता है, जो रो कॉटन होता है, कैसा कॉटन? कच्चा माल, रो कॉटन होता है, उससे स्पिनिंग करके ये लोग धागा बना लेंगे। थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा। फिर धागे की वीविंग करके, धागे को बुनकर, वीविंग करना मतलब क्या होता है? बुनना। बुनकर ये लोग क्या बना लेंगे? फैब्रिक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? फैब्रिक बनाएंगे। फिर फैब्रिक का ये लोग क्या करेंगे? डाई करेंगे। डाई करने का मतलब कलर करना। डाई करने के बाद फैब्रिक से क्या हो जाएगा कि कपड़ा बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग कलर के कपड़े बन जाएंगे। फिर डाई करने के बाद वो लोग कटिंग करेंगे। क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद वो लोग पैकिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद क्या करेंगे? पैकिंग करेंगे। और पैकिंग करने के बाद वो माल कहाँ पर आएगा बिकने के लिए? मार्केट में आएगा। कहाँ पर आएगा? मार्केट में आएगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस हुआ करता था। ये इतना लंबा क्या हुआ करता था? प्रोसेस हुआ करता था। और ये प्रोसेस कहाँ पर चला करता था? घरों के अंदर। कहाँ पे चला करता था? घरों के अंदर। तो पहले लोगों को रोजगार कम मिलता था। क्या कम मिलता था? रोजगार कम मिलता था। ठीक है, क्योंकि एक घर के अंदर 10 लोग काम करते थे। आई बात समझ में? फिर क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना 1760s के बाद, आफ्टर 1760s जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब बदलाव हुए, तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी। ठीक है, जैसे एक घर है, एक घर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं। जब ये घर से शिफ्ट होते हैं एक बड़े कारखाने में, जब ये घर से कहाँ पर शिफ्ट होते हैं? एक बड़े कारखाने में, एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर,
तो उस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, उस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा कि 10 की जगह अब यहाँ पर 1000 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 1000 लोग काम कर रहे हैं। और ये काम करने वाले लोग कौन हैं? अरे क्या भाई रईस लोग फैक्ट्री के अंदर काम करने जाएंगे क्या? अरे नहीं जाएंगे ना। ये काम करने वाले लोग कौन हैं? ये पीजेंट लोग हैं। कौन है? पीजेंट लोग हैं। ये आर्टिसंस है। कौन है? आर्टिसंस है। ठीक है, ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। ये कौन है? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, काम करने वाले लोग हैं। ये लोग कौन है? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है। ठीक है, जिनको क्या मिल चुका है? अब रोजगार मिल चुका है, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। क्या मिल चुका है? एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। आई बात समझ में? तो जब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, जब इन लोगों को, जब ये जो पीजेंट्स लोग हैं, जब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, समझना कहानी को समझना, जब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनको सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो ये लोग एजुकेट होंगे। ये लोग क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये लोग एजुकेट भी होंगे। क्या होंगे? एजुकेट भी होंगे। और एजुकेट होने के बाद क्या ये लोग किसी की गुलामी करेंगे क्या? अरे भाई जब कोई एक व्यक्ति एजुकेट हो जाता है, एक व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है, ठीक है, जब वो व्यक्ति काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मान लो कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी फैक्ट्री के अंदर मैनेजर लग गया, उसको मैनेजर की पोस्ट मिल गई। कोई व्यक्ति है जो प्रोफेशनलिज्म में चला गया, अपना अलग से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो लोग एजुकेट हो जाएंगे। एजुकेट होने के बाद क्या वो लोग किसी की गुलामी करेंगे? नहीं करेंगे। तो कुछ ना कुछ शिफ्ट होता है, कुछ ना कुछ क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। वो बदलाव कब होते हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। और इन्हीं बदलावों के साथ अपन को एक न्यू क्लास देखने को मिलती है। वो न्यू क्लास कौन सी है? वो न्यू क्लास है न्यू मिडिल क्लास। उसको क्या बोलेंगे अपन? न्यू मिडिल क्लास बोलेंगे। कैसे? कि भाई पहले तो क्या था, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भाई कौन थे? क्लर्जी थे। कौन थे यहाँ पर? क्लर्जी क्लास थी। यहाँ पर कौन थी? नोबिलिटी थी। कौन थी? नोबिलिटी। नोबिलिटी बोलो कि एरिस्टोक्रेसी बोलो, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे कौन थे? पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे। अब क्या हुआ? ठीक है, ये तो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप लोगों को क्या बदलाव देखने को मिले? आप लोगों को बदलाव देखने को मिला कि सबसे ऊपर कौन आ गया? क्लर्जी आ गए। उसके बाद कौन आ गया? एरिस्टोक्रेसी आ गई। कौन आ गई? एरिस्टोक्रेसी आ गई। तो जो ये सबसे नीचे पीजेंट और आर्टिसन लोग थे ना, ये लोग इंडस्ट्रीज के अंदर, ये लोग इंडस्ट्रीज के अंदर, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के अंदर काम कर ये इन लोगों के पास क्या आ गया? पैसा भी आ गया। पैसा भी आ गया तो इनके पास प्रॉपर्टीज भी आ गई। प्रॉपर्टीज भी आ गई तो ये लोग थोड़े थोड़े बहुत एजुकेट भी होने लग गए, ठीक है। तो यही जो लोग थे ना, यही लोग इमर्ज हो जाते हैं किसमें? एक न्यू मिडिल क्लास में। किसमें इमर्ज हो जाते हैं? न्यू मिडिल क्लास में। तो यूरोप के अंदर अपन को एक नई क्लास देखने को मिलती है। कब? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। कब? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। तो ये जो पीजेंट और आर्टिसंस लोग थे ना, ये जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, यही वो लोग थे जो किसमें इमर्ज हो जाते हैं? न्यू मिडिल क्लास में। किसमें इमर्ज हो जाते हैं? न्यू मिडिल क्लास में। आ रही बात समझ में? तो अब समझ में आया तुम लोगों को कि एरिस्टोक्रेसी तो थी, लेकिन ये न्यू मिडिल क्लास के लोग कहाँ से आए? अरे भाई ये कहीं से नहीं आए, ये वही वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, ये वही गुलाम लोग थे, ये वही आर्टिसन लोग थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उभर कर सामने आते हैं। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उभर कर सामने आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। In the western and the part of the central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of the commercial classes whose existence was based on production for the market. ठीक है भाई, जब इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, जब इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन बढ़ने लगा और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ ना, कहाँ पर? यूरोप के अंदर, ठीक है, तो अपन को टाउन्स का इमरजेंस देखने को मिलता है कि भाई जैसे मानो कि पहले ये एक गाँव था, पहले एक क्या था? विलेज था। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर किसी ने इंडस्ट्री लगा ली। क्या लगा ली? इंडस्ट्री लगा ली। इंडस्ट्री, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोलेगा तो वहाँ पर
कितने लोग काम करने आएंगे? 1000 लोग काम करने आएंगे। तो वो 1000 लोग जब यहाँ पर काम करने आएंगे तो क्या ये विलेज टाउन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या ये विलेज टाउन में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे भाई बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा वहाँ का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड द पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट इट ऑकर ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है, वो इंग्लैंड में शुरू होता है। कब शुरू होता है? इंग्लैंड में। कब होता है? सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के बाद। कब होता है? 1750 के बाद होता है। और फ्रांस और जर्मन के बाद ये होता है, फ्रांस और जर्मन में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होता है? 19th सेंचुरी में होता है। कब होता है? 19th सेंचुरी में होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1800 के बाद। कब होता है? 1800 के बाद। आए बात समझ में? इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। ठीक है, यही चीज़ मैंने तुम लोगों को समझाई। ठीक है, कि ये जो लोग थे ना, ठीक है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही अपन को एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही अपन को कौन देखने को मिलता है? एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन देखने को मिलती है। आई बात समझ में? ये लोग कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, ये लोग कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, बिजनेसमैन है, ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, इन लोगों ने अपना अपना बिजनेस शुरू कर दिया, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर देंगे। सेंट्रल इन द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर till the late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that idea of nation unity following the abolition of the aristocracy privileges gained popularity. ठीक है, तो ये जब मिडिल क्लास का उभर कर आता है ना, ठीक है, ये जो न्यू मिडिल क्लास उभर कर आता है, तो ये न्यू मिडिल क्लास ही क्या करता है? नेशनलिज्म को जगाने की कोशिश करता है। क्या जगाने की कोशिश करता है? नेशनलिज्म को जगाने की कोशिश करता है अपने अपने रीजन्स के अंदर, और अपने अपने रीजन को एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करता है। एक नेशन स्टेट बनाने की, एक देश बनाने की कोशिश करता है। किसके थ्रू? रेवोल्यूशंस के थ्रू। किसके थ्रू? रेवोल्यूशंस के थ्रू। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? समझ रहे हो इस चीज़ को? तो किस तरीके से एक न्यू मिडिल क्लास उभर कर आता है, ये मैंने तुम लोगों को समझाया। ठीक है, बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोगों को 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? ठीक है, कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 10th के अंदर है। आई बात समझ में? और अगर तुम लोग इतना डीपली पढ़ना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब के अंदर तो हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्या होता है कि हम इतने ही डिटेल में पढ़ते तो हैं। ठीक है, साथ के साथ हम लोग टेस्ट भी लेते हैं रेगुलर। हर संडे के दिन हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो। हम लोग आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग रिविजन्स भी करवाते हैं चीज़ों का। आई बात समझ में? तो ऑफलाइन हमसे जुड़ने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अगर आप लोग हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो आप लोग विधान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ सकते हो। ठीक है, विधान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आ सकते हो सुल्तानपुर के अंदर, अगर इतना ही डिटेल में आप लोग पढ़ना चाहते हो तो, और हर एक चीज़ों को समझना चाहते हो तो। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।